हाँ तो बच्चों आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? कल हम लोग पढ़े थे पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में आपने देखा था कि पदार्थ एक ब्रह्मांड का अवयव होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान गिरता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करो वर्गीकरण को तो ये दो भाग में टूट जाता है। क्या क्या? एक वर्ग और दूसरा क्या है? ईकरण। ईकरण। वर्ग का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। ईकरण का मतलब होता है बांटना। मतलब पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटने की या व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, बांटना कर लो या इसी को क्या कर लो, व्यवस्थित करना। बांटना या व्यवस्थित करना मतलब पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटने या व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, इसी को आप क्या कहते हो? वर्गीकरण। अब आप ये देखेंगे कि पदार्थों को अलग अलग समूहों में हम जो बांटते हैं किस आधार पर बांटते हैं, अर्थात ये जो वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने दो तीन वस्तुओं का नाम दो तीन रख रहा हूं। जैसे ये आपका मार्कर है, ये क्या है? बोतल है। इसमें क्या है? पानी है। इसी तरह से मोबाइल है। तो अगर इसको अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा तो आप बोतल को और इस मार्कर को क्या कहोगे? एक कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। हाँ। पानी क्या है? द्रव पदार्थ है। इसी तरह से मतलब इसके गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर पदार्थों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पदार्थों का वर्गीकरण कहलाती है। अब इसको अलग अलग समूहों में हम बांटते हैं या व्यवस्थित करते हैं, इसके लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्गीकरण होता है, दो तरह का वर्गीकरण होता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण। क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब हम इसको यहां पे समझने की कोशिश करें। भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या है? उसको उसके लक्षण के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना या व्यवस्थित करना। किस आधार पे? भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक लक्षणों के आधार पे। मतलब पदार्थों का वह बंटवारा जो उनके भौतिक लक्षणों के आधार पे किया जाता है, इसको क्या कहोगे? भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और जो रासायनिक लक्षणों के आधार पे किया जाता है उसे क्या कहेंगे? रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। अब आपके सामने एक और समस्या आ रही होगी कि भौतिक लक्षण क्या कहलाता है। क्या समस्या आ रही है? भौतिक लक्षण क्या होता है और यहां पे रासायनिक लक्षण क्या होता है। भौतिक लक्षण जिसको भोजपुरी भाषा में ऊपर झापड़ कहा जाता है। किसी वस्तु को आप देखते हो तो ऊपर झापड़ देखते हो, मतलब उसकी वाय संरचना। ऊपर झापड़ का मतलब क्या होता है? वाय संरचना। जो बाहर से दिख रही है इसी को क्या कहते हो? वाय संरचना। अर्थात पदार्थों के वाय संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है इसी को क्या कहोगे? भौतिक वर्गीकरण। और यहां पे क्या होगा? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मतलब पदार्थों को उनके आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है इसको आप क्या कहोगे? रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण समझ गए। जो भौतिक वर्गीकरण होगा भौतिक लक्षण के या वाय संरचना के आधार पर किया जाएगा, और जो रासायनिक लक्षण होगा आंतरिक संरचना या रासायनिक लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। अब आपके सामने होगा कि भौतिक लक्षण या वाय संरचना में हम किन किन बिंदुओं को देखते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपका हो जाएगा अवस्था। कौन सा हो जाएगा? अवस्था। दूसरा आपकी क्या हो जाएगी? घुलनशीलता। घुलनशीलता। तीसरा आप क्या हो जाएगा?
भार। अगला पारदर्शिता, पारदर्शिता। और अगला चुंबकीय लक्षण, चुंबकीय लक्षण। ये सब के सब क्या है? भौतिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक लक्षण है, बाहरी संरचना है, जिसको हम देखकर ये आपको बता सकते हैं। ऊपर झापर ही आप देख लेते हो तो आपको पता है, इसके लिए किसी केमिकल चेंज से गुजरने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम इसमें एक एक पे ध्यान देंगे। अवस्था, पदार्थों की अवस्था के आधार पे हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। अवस्था का मतलब स्टेट्स। इस आधार पे पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मेज रखा गया है। क्या रखा गया है? मेज। दूसरा रखा गया है पानी। तीसरा तेल। और चौथा ऑक्सीजन। ये आपके 3-4 चीज रखा गया है। जैसे ये आपका क्या है? मार्कर है, एक ग्लास है, ये आपका बोतल है, और ये आपका कॉपी है। इन सबकी अवस्था क्या है? इन सबकी अवस्था क्या है? क्या अवस्था है? ठोस अवस्था है। क्या अवस्था है? ठोस अवस्था है। मतलब अवस्था के आधार पे एक अवस्था हमारी क्या हो जाएगी? ठोस अवस्था हो जाएगी। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? इस बाटल में क्या है? ये जिसको हम पी रहे हैं पानी है। पानी की अवस्था क्या होती है? द्रव। इसकी अवस्था होती है द्रव। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। गुड। इसकी अवस्था गैस होती है। सॉलिड, ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैस को क्या कहते हैं? गैस। अब हम अवस्था का जो निर्धारण करते हैं, इसके लिए हम दो चीजों पे, दो बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। एक तो हम ध्यान देते हैं आकार पे। किस पे ध्यान देते हैं? आकार पे। और दूसरा हम ध्यान देते हैं आयतन पे। आकार और आयतन आप लोगों को पहले से बता चुका है। आकार जो दिख रहा है, आयतन जो स्थान घेरता है, इसको हम आयतन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये आपकी कॉपी है। कॉपी की अवस्था क्या है? ठोस है। हम इसको, ये आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है? आकार इसका क्या है? क्यूबॉइड कह सकते हो। और थोड़ा सा जो नहीं पढ़ा लिखा है, तो बहुत ज्यादा नहीं जानकारी रखता है, आयत कह सकता है। तो आयताकार कह सकता है, या आप क्यूबॉइड घनाभ के आकार का। अगर हम इसको यहां से लेकर पाकिस्तान चले जाएं तो इसकी आकार बदल जाएगी? नहीं। अगर अमेरिका चले जाएं तो? गोरखपुर कहीं भी जाएंगे तो इसकी आकार बदलने वाली नहीं है। तो इसका आकार निश्चित होता है। किसका होता है? ठोस का। मान लो यह जो स्थान घेर रहा है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो या इसका वजन मान लो ये 10 ग्राम है। तो कभी कभी द्रव्यमान को, आयतन को एक दूसरे के संपर्क देखा जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब इसका आयतन मान लो 100 ग्राम है। मैं यहां से लेके चला गया अमेरिका, तो आयतन 200 ग्राम हो जाएगा इसका। या मान लो इसका आयतन 150 घन सेंटीमीटर है, तो अमेरिका जाएगा तो 200 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और पाकिस्तान में कहीं नहीं बदलेगा। हर जगह इसका आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। तो ठोस की परिभाषा क्या होगी? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसको आप क्या कहते हो? ठोस कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, कलम हो गया। दूसरी चीज देखेंगे, इस बोतल में क्या है? पानी है। मान लो इसकी अवस्था द्रव है, इसका हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। अब मैं इस पानी को यहां से लेता हूं और इस ग्लास में डाल दिया। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा? जितना इतना ही। इसमें 100 ml था, तो इसमें भी क्या होगा? 100 ml ही रहेगा। मतलब यहां पे इस द्रव की क्या हुआ? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयतन इसका क्या हुआ? निश्चित हुआ। लेकिन अभी जब हम इसको, इस पानी को लिए हैं ग्लास में ना, तो इस पानी का आकार कैसा होगा? ग्लास के आकार का हो गया। अभी इसको हम इसमें मान लो बोतल में ले लेते हैं। अब इस पानी का आकार क्या हो गया? बोतल का हो गया। अभी हम इस पानी को थाली में ले लेते हैं, तो थाली के आकार का हो जाएगा। प्लेट में ले लेंगे तो प्लेट के आकार का हो जाएगा। मतलब इसकी आकार बदलती रहती है। तो द्रव का जो आकार होगा वो क्या होगा? निश्चित नहीं होता है। तो अब यहां पे आपका परिभाषा क्या निकल गया?
पदार्थ की जिस अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसको आप क्या कहते हो? द्रव कहते हो। एक चीज और आपको देखो, ये क्या है? माचिस। ये क्या है? तिल्ली। मैंने इसको जला दिया, क्या निकल रही है? धुआं। ये जो धुआं निकल रही है कौन सी धुआं है? गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो निकल रहा है देख रहे हैं, इसका आयतन क्या है? जो ये पूरा का पूरा आयतन दिख रहा है, पूरा कमरे का आयतन है, पूरा फैल गया। और आकार भी क्या है? कमरे का हो गया। मतलब इसका आकार, अगर हम इसको बहुत छोटे में ले लें, इसी को हम जला के यहाँ पे ग्लास में पैक कर दें, तो अब इसका क्या हुआ? आयतन इसका ग्लास का हो गया, आकार भी क्या हो गया? ग्लास का हो गया। ऐसे हम निकाल दें तो ये पूरे कमरे का हो गया। तो अर्थात गैस में क्या होगा? आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे गैस के लिए क्या परिभाषा हो गया? पदार्थ की जिस अवस्था का आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है, उसको आप क्या कहते हो? गैस कहते हो। स्पष्ट हो गया? तो तीनों अवस्थाओं को आप समझ गए। ठोस में क्या होगा? आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होगा। द्रव में क्या होगा? आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। और गैस में क्या होगा? आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होगा। अब हम एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आकार आयतन निश्चित होगा तो उसके और जो होंगे, जैसे मान लीजिए कोई और पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? सॉलिड के पास पास होंगे। जैसे हम अगर ले लेते हैं इसको, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एकदम पास पास होंगे, और द्रव में क्या होंगे? थोड़ा सा दूर होंगे। और गैस में बहुत दूर होंगे। तो इनके दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। तो ठोस में अगर हम अंतरा आणविक दूरी की बात करेंगे तो बहुत कम होगा, इससे ज्यादा द्रव में होगा और सबसे ज्यादा गैस में होगा। और जब दूरी कम होगी तो बल अधिक लगेगा या कम? बल अधिक लगेगा। मतलब यहां पे अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है ठोस में सबसे अधिक होता है और सबसे कम द्रव में। अभी जब गैस में जब एक दूसरे से बहुत दूर है तो बल लगेगा, बल नगण्य होता है। जैसे सिंपल सी, जैसे मान लो आपने आपको अगर आप एक और मान लेते हो तो ठोस की अवस्था में जगह पे है ना, ये आप मान लो ठोस में ये आपकी अवस्था है, अपने मध्य स्थिति से इधर उधर कंपन कर सकते हो। तो ठोस के जो अणु होते हैं केवल कंपन कर सकते हैं, इसलिए उनका जो आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव के अणु एक निश्चित सीमा तक, जैसे मान लो अगर हम अपने आप को द्रव का अणु मानते हैं, यहां तक यहां जा सकते हैं, यहां तक यहां जा सकते हैं। तो ये आपका जो पेंडुलम होता है उस तरह से कुछ दूरी तक फैल सकते हैं। इस कंडीशन में इनका आयतन क्या, इनका आकार क्या होता है? बदलता रहता है। बट इन द केस ऑफ द गैस, गैस में क्या होता है? स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है, जहां जाए वहां जाए, तो जितना जगह मिलेगा उतना जगह कवर कर लेंगे, उसका आयतन भी कवर कर लेंगे और उसका आकार भी कवर कर लेंगे। तो ठोस द्रव गैस आपको समझ गए हैं। कल हम लोग बात करेंगे घुलनशीलता के आधार पे हम ठोसों को हम पदार्थों को कैसे बांट सकते हैं। इसमें जो भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।